guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, today I am there with you with part 2 of your OOPS unit number 1. Okay, so we were all studying about C++ programming. Okay, so I hope you have seen part 1 and you are very much satisfied with that video and now you are coming on this. Okay, तो आई होप कि आप सबने नोट्स भी ले लिए होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है. सो डोंट बी बैक. ओके, क्योंकि बहुत कम लिमिटेड सीट्स है एंड आई एम गोइंग टू टेक लिमिटेड मेंबर्स ओनली बिकॉज क्योंकि मुझे सब पे फोकस करना है. ठीक है, तो अगर आपने ले लिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जल्दी से ले लेना. एंड यस, टुडे वी विल कवर मोर एक्साइटिंग टॉपिक्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग एंड दिस इज माय फेवरेट वन. सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू वेरी डीप एंड ईच कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स विल बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर में देखो डेटा टाइप्स कवर कर लिए थे. ठीक है, मैंने आपको सब कोड करके भी बताया था एंड आई एम डैम श्योर कि आपके कॉलेजेस वगैरह में कहीं भी आपको ऐसा डीप हर एक कॉन्सेप्ट कोड करके कोई भी नहीं बताने वाला है. ठीक है, तो प्लीज प्लीज अच्छे से फोकस करना एंड ये वीडियोस को सबसे ज्यादा लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना. ओके, सो देखो योर सपोर्ट इज एवरीथिंग एंड इसके बाद आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर DM यूनिट 1. बहुत पेंडिंग में रह रहा है आई नो, लेकिन आई विल कंप्लीट इट बिफोर योर एंड आपका DM का यूनिट 2 भी करेंगे. एंड व्हाट DLD के सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज डोंट बी पैनिक अबाउट DLD. इजी है, अभी आपको अगर समझा नहीं होगा तो ऑफकोर्स जो चीज समझ में नहीं आती है वो थोड़ी सी टफ लगती है हमारे माइंड को, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट तो बहुत ईजी है. तो मैं आपको सिखा दूंगी, तो प्लीज प्लीज बिल्कुल भी पैनिक मत करना DLD के लिए. आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक अप अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है, तो प्लीज प्लीज डोंट बी on that. आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं एंड आई वांट यू टू बी विथ योर लैपटॉप्स एंड ऑल, क्योंकि हम कोड करके सीखने वाले हैं. राइट, तो प्लीज प्लीज बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो. सिर्फ देख के आपको समझ जाएगा कि हाँ आई एम अंडरस्टैंडिंग द कोड, बट वो अगर आपके हाथ के नीचे से नहीं जाएगा देन नेवर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो चलो डेटा टाइप्स के बारे में आई वाज टेलिंग यू. बिल्ट इन डेटा टाइप्स मैंने आपको बताए थे, डिराइव्ड बताए थे. जल्दी से रिवाइज कर लो. बिल्ट डेटा टाइप्स में आपके क्या क्या आते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड भी आ जाता है. आप चाहो तो स्ट्रिंग को भी इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो. डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स है जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप से बनते हैं. राइट, तो डिराइव्ड के अंदर आपका एरे आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, पॉइंटर आ जाता है, रेफरेंस आ जाता है. ठीक है, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा था. आई नो, आज हम यूनियन, क्लास, एनुमरेशन सब देखेंगे. स्ट्रक्चर के भी कुछ नेस्टेड स्ट्रक्चर एंड ऑल है, वो तो सब देख लेंगे. ठीक है, तो आई होप कि इतना फ्लो चार्ट तो आपके माइंड में परफेक्टली क्लियर है. ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में आई हैव टोल्ड यू. डिराइव्ड ऑल्सो. यूजर डिफाइंड में आपके स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एनुमरेशन आ जाते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन C++, एरे, फंक्शन. ओके फाइन. स्ट्रक्चर पे आके हम लोग, स्ट्रक्चर मैंने आपको कोड भी बता दिया था. राइट, तो क्यों ना हम VS कोड में ही जाके देख लें कि हमारा कितना हुआ है. राइट, कितना हुआ है तो समझ में आ जाएगा. सो हियर इज दैट एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. रुको, पहले बड़ा कर लो. राइट, तो डेटा टाइप्स मैंने बता दिए थे आपको, एरेज बता दिए थे, देन फंक्शंस के बारे में बताया था, पॉइंटर्स के बारे में बताया था. सो इन डेटा टाइप्स आई हैव told you about all built-in data types. ठीक है, सो बहुत इजीली हमने देख लिया था. एरे के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, एंड यहाँ पर ये है फंक्शंस. ठीक है, फंक्शन का आपका डिफाइन, डिक्लेरेशन, कॉल, एवरीथिंग. देन पॉइंटर्स के बारे में जो कि सबसे ज्यादा लोग इससे डरते हैं, व्हाई आई डोंट नो, बट दिस इज द थिंग. पॉइंटर आपने डिक्लेयर भी करा, हमने प्रिंट भी करवाया, एड्रेस वगैरह जो भी इसका था सब कुछ मैंने आपको बताया. ठीक है, इसके बाद क्या था? स्ट्रक्चर्स. तो मैंने स्ट्रक्चर्स का आपको दिखा दिया कोड करके, है ना. एक बार रिवाइज कर ले. तो सबसे पहले हमारा बॉयलर प्लेट कोड है. स्ट्रक्ट में, स्ट्रक्ट जो है ये क्या है? स्ट्रक्ट ये आपका कीवर्ड है. किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए. फिर मैंने उसका क्या नाम डिक्लेयर कर दिया है ना, दैट इज पर्सन. तो यहाँ पर फिर मैंने उसकी जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर, एज, फ्लोट, हाइट. देन मैंने मेन फंक्शन में क्या किया, वही उसी को कॉल किया. अब इन दिस केस आई विल कॉल इट एज इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रक्चर. एंड अगर हमने क्लास डिक्लेयर करी होती, सो इन दैट केस आई विल कॉल दिस एज ऑब्जेक्ट ऑफ द
class. Okay, तो I hope you are making this small things clear in your mind. Okay, then यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने कॉल किया जो भी हमने ऊपर लिखा था, and whatever is this thing I have told you, explained you everything. Okay, so I hope structures are very much clear. Structures किस लिए use करे जाते हैं? So these are used to create more complex data types and can make your code more organized and what can I say, easier to manage. Okay, so that is all about your structures. Now can we move on to what is the topic next? Let us see in the PPT. So today I am going to explain more things. ठीक है, I have decided that I will explain you more things, but let's see, क्योंकि ज्यादा वीडियो को हमें बड़ा भी नहीं रखना and we have to learn everything. Okay, तो यहाँ पर next topic आपका nested structures है. ठीक है, तो nested structure, a structure can include enumerated data types and even other structures as members. Accessing the nested structure requires that two periods be like and all. So I know आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चलिए कोड ही कर लेते हैं. ठीक है, कोड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा. तो लेट्स मेक अ फाइल एंड लेट्स मेक nested struct. ठीक है, nested struct always end up with CPP. ठीक है, always end up with CPP and I hope you are seeing everything clearly. कोई भी डाउट हो, देखो कोड में किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो, किसी भी लाइन पे डाउट हो, clearly mention in comment. I will explain you very deeply. Okay, personally I will explain you. Now let's come on to the topic. Nested structure. भाई आपने स्ट्रक्चर्स बता दिया, हमने स्ट्रक्चर्स देख लिया, स्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड मोस्टली एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा. लेकिन एक और टॉपिक बनता है नेस्टेड स्ट्रक्चर. ठीक है, आई डोंट थिंक सो आपको मतलब कॉलेज के एग्जाम्स में ज्यादा आएगा या नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया जाता है. लेकिन हमें हर चीज पे प्रिपेयर रहना है. एंड जैसे कि हम C++, जैसे कि मैंने देखो यूनिट 1 का नाम, आई नो थंबनेल में आपको यूनिट 1 का परफेक्ट नाम दिख रहा है, बट स्टिल आई एम कॉलिंग दिस एज C++ प्रोग्रामिंग. ठीक है, आप जब स्टार्ट करते हो ना अपनी C++ प्रोग्रामिंग की, तो ऐसे ही करते हो. ठीक है, तो आप इसको प्लीज अच्छे से समझो. नाउ लेट्स स्टार्ट. नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये एक टाइप के स्ट्रक्चर्स ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, विद इन स्ट्रक्चर्स. यानी कि अगर आपने नेस्टेड इफ पढ़ा होगा, हाँ इसी वीडियो में हम नेक्स्ट जो है इफ एल्स नेस्टेड इफ एंड सब पढ़ने वाले हैं. तो अगर आपने पहले से पाइथन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नेस्टेड इफ क्या होता है. इफ के अंदर इफ, वैसे ही ये नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर. ठीक है, so ये क्या करता है, दिस अलाउज यू टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स बाय कंबाइनिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करेंगे हम इसके अंदर. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका कोड लिखूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट विल बी मोर बिगर. ओके, बट आई विल एक्सप्लेन यू. थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि डिफाइन कैसे करना है वगैरह यू मस्ट नो. चलो आ जाते हैं. एंड बॉयलर प्लेट कोड आज मैं बना के लाई हूँ, तो देयर इज नो मतलब इसके अंदर डिले नहीं होगा हमारा ये सब लिखने में. एंड आपको अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में थोड़ा सा डाल देना, तो मैं आपको ये कल करके भी दिखा दूंगी. ठीक है, तो चलिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम वगैरह हमने सब कर लिया मेन फंक्शन के अंदर. बट हम मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं क्या, एनीवन. यहाँ देखो हमने स्ट्रक्चर को कहाँ डिक्लेयर किया है, मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है. देखो ये इतनी छोटी छोटी चीज है, कोई नहीं बताएगा, बट आई नो कि आपको क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं. सो आई एम क्लियरिंग देम ऑल बिफोर ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेन फंक्शन के बाद जरा जो भी लिखना है वी हैव टू वेट. फर्स्ट हम क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं. तो कैसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे गाइस, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्ट लिखते थे. तो एग्जाम्पल क्या ले लें, चलो एड्रेस ले लेते हैं. ठीक है, एड्रेस. एंड यहाँ पर हम देते थे करली ब्रेसेस. ठीक है, सबसे पहले ये काम कर लो, यहाँ पर सेमीकोलन दे दो, क्योंकि जो सेमीकोलन होता है ना, ये सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे एरर का. ठीक है, चलो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करती हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं स्ट्रीट. ठीक है, स्ट्रीट ले लेते हैं. उसके बाद स्ट्रिंग ले लेते हैं सिटी. ठीक है, उसके बाद क्या ले सकते हैं, स्ट्रिंग स्टेट
एम आई राइट? और क्या क्या दिमाग में आ रहा है? हमारा जो जिप कोड होता है इंटीजर में होता है तो जिप कोड, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा बन गया है स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने डिफाइन किया है। कैन आई राइट द कॉमेंट फॉर यू ऑल? तो यहाँ पर हमने किया है डिक्लेयर अ स्ट्रक्ट फॉर एड्रेस, ठीक है। तो देखो हर चीज आपको समझ में आएगी। ये कोड भी आपको कहाँ मिल जाएगा? ऐसी नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज आप बहुत पीछे रह जाओगे सबसे। प्लीज आप जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें गूगल लिंक मिलेगी आपको गूगल फॉर्म की, तो प्लीज उसको फिल कर लेना एंड जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना ही आप और लोगों से पीछे जाओगे। तो फॉर योर सेक आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज जिनको लेना है उन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी डिले। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज व्हाट योर नेस्टेड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर अब मैं ले लेती हूँ पर्सन, ठीक है, पर्सन स्ट्रक्चर ले लेती हूँ एंड अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस सेमीकोलन, ठीक है। जो एरर है वो निकालते चलना है हमें, ठीक है। अब पर्सन के अंदर में हम क्या ले सकते हैं, तो स्ट्रिंग में नेम ले सकते हैं, राइट। स्ट्रिंग में नेम ले लिया, और चाहे तो इंट एज ले लें, और क्या ले सकते हैं, फ्लोट हाइट, ठीक है, फ्लोट हाइट और ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, अब ज्यादा नहीं लेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मुझे एड्रेस जो है ना उसका, वो मुझे ऊपर वाला जो एड्रेस है वो ही सारी चीजें मुझे यहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो मैं कैसे लूंगी, देखो जो यहाँ पर नाम है, देखो ये जो मेरा नाम है किसका, ये वाले स्ट्रक्चर का, ये ही आई विल कॉपी एंड हियर आई विल पेस्ट। सो दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर एंड नाउ हियर आई विल मेक दिस एड्रेस। समझ में आ गया? देखो ये एड्रेस, ये क्या है, ये इंस्टेंस है, ये क्या है, इंस्टेंस है ये वाले स्ट्रक्चर की। समझ में आ गया? तो ये एड्रेस से मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर देखो डिक्लेयर अ स्ट्रक्ट फॉर एड्रेस एंड यहाँ पर मैंने क्या किया है, एड्रेस पर्सन लाइक मी, इसका मतलब है ये है इंस्टेंस इस वाले स्ट्रक्चर की। तो ये वाले दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने क्या कर लिया, जो मेरा पहले मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था उसको कॉल कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये क्या है, नेस्टेड स्ट्रक्ट, ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके फाइन, आई होप यू आर क्लियर। एंड यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, नो वन विल गेट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, डिफाइन अ स्ट्रक्ट फॉर पर्सन विद अ नेस्टेड के बाद एड्रेस स्ट्रक्ट, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट होने के चांसेस आई एम नॉट कीपिंग, ओके। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि दो स्ट्रक्चर हमने कैसे डिफाइन किए, एक एड्रेस का स्ट्रक्चर और एक पर्सन का स्ट्रक्चर। जो पर्सन का स्ट्रक्चर था उसके अंदर मैंने एड्रेस के स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हम मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगेन वी विल क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर का इंस्टेंस मुझे देखो, यहाँ पर मैंने इंस्टेंस कैसे यूज किया, पहले मैंने जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था उसका जो नाम है वो पहले लिखा, तो आई विल कॉल नाउ दिस वाला स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आई विल राइट दिस वाले स्ट्रक्चर का नाम, क्लियर ना। अब ये यहाँ पर इसका इंस्टेंस बना लेती हूँ, दैट इज person1, ठीक है, person1। आई होप क्लियर है यहाँ तक। एंड दिस इज द इंस्टेंस, क्रिएट हो गया हमारा इंस्टेंस। नाउ आई विल कॉल person1 डॉट, क्या कॉल कर ले, नेम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू person1 का नाम, लेट्स टेक हुजैफा हियर, ठीक है। अब पर्सन डॉट एज, एज में क्या आएगा, एज में नाम, एज में लेट्स टेक 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पर्सन नहीं, person1 आएगा, क्लियर। नाउ दिस इज सेमीकोलन। नाउ पर्सन, आई थिंक ये कल वाला ही एग्जाम्पल हो गया, राइट, हाइट इक्वल टू, यहाँ पर मैं, हाँ देखो यहाँ पर अब मैंने क्या मिस्टेक करी है, व्हाट मिस्टेक आई हैव मेड। यहाँ पर मुझे क्यों एरर दिखा रहा है, ये देखो, ये छोटा सा ये जो मुझे लाइन दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है,
यस आई नो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने स्ट्रिंग के जो मेरे सिंबल्स हैं उसके अंदर मैंने नंबर लिख दिया एंड मैंने पहले क्या डिफाइन कर दिया है, मेरी एज जो है वो इंटीजर है, मेरी एज जो है वो इंटीजर है। मैं इसको हवर करूंगी तो आई विल गेट टू नो विच एरर इज कमिंग, अ वैल्यू ऑफ टाइप कांस्टेंट कैरेक्टर कैन नॉट बी असाइन्ड टू एन एंटिटी ऑफ टाइप इंटीजर। यानी कि यहाँ पर जो मैंने डिक्लेयर किया है, दिस टाइप इज नॉट सेटिस्फाइंग माय कंडीशन। नाउ as I have removed those ठीक है symbols, now what I am getting no error। So ये फायदा है, हमने जो इंटीजर ऊपर जो है स्टोर मतलब डिक्लेयर करा था तो उसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो सकता है, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया एंड यहाँ पर 5.9 हो गया एंड क्या, अब देखो अब हम कैसे करेंगे इनिशियलाइज नेस्टेड स्ट्रक्चर मेंबर्स को। ठीक है, तो यहां तक जो किया ये तो सबको क्लियर होगा। नाउ अंडरस्टैंड हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो person1 लिखेंगे देन डॉट, उसके बाद यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे एड्रेस में जो मैंने लिखा है वो मुझे क्या मतलब यहां पर मुझे कॉल करना है। तो व्हाट आई विल डू, यहां पर ये जो मैंने बनाया है इंस्टेंस, ये कौन सा इंस्टेंस है, स्मॉल a एड्रेस वाला इंस्टेंस, हियर आई विल कॉल इट एड्रेस। इससे क्या होगा, जो मेरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो कॉल हो गया, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो कॉल हो गया। अब आप बोलोगे कैपिटल ए क्यों नहीं लिया मैम, आपने ये स्मॉल ए ही क्यों लिया। सो देखो कैपिटल ए को मैंने जो भी मेरा स्ट्रक्चर था उसको मैंने यहाँ पर कॉल करके उसका इंस्टेंस बना दिया, यानी कि इस इंस्टेंस में वो सारी वैल्यूज हैं जो मेरे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में है। तो अगर मैं वो वाले इंस्टेंस को कॉल करूंगी तो मुझे जो मेरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉल हो जाएगी। नाउ यहाँ पर आप डॉट कर लो एंड मुझे ऊपर से क्या लेना है, देखो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है स्ट्रीट, स्टेट, सिटी, जिप कोड, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पर इसमें मैंने डिक्लेयर करी थी वो चीजें, राइट। सो दैट इज द परफेक्ट थिंग विच इज कमिंग हियर। नाउ यहाँ पर मैं स्ट्रीट चूज कर लेती हूँ, देखो चूज नहीं करना है, दिस इज नॉट द थिंग, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स विच आर न्यू इन कोडिंग दे विल फील समथिंग लाइक इसमें भी उनको डाउट हो सकता है, सो डोंट फील दिस डाउट। नाउ यहाँ पर स्ट्रीट हो गया, नाउ लेट्स टेक स्ट्रीट, मैं ले लेती हूँ 1 2 3 डॉट मेन, ठीक है, और यहाँ पर ले लेती हूँ ST। ओके, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है एंड यहाँ पर अब अगेन नाउ अब मुझे जो है सिटी के बारे में लिखना है मेरी, तो person1 डॉट एड्रेस, द सेम थिंग आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड, जस्ट हैव टू टेक योर सिटी। ओके, सिटी हो गया, इसके बाद मैं सिटी ले लेती हूँ, सिटी क्या ले लें, अब हमारी सिटी ले लेते हैं, बाहर की कोई सिटी का नाम पता है किसी को, स्प्रिंगफील्ड ले लें, स्प्रिंगफील्ड, ठीक है, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट जजिंग माय एड्रेस। person1 डॉट, अब ले लेते हैं स्टेट, एड्रेस डॉट स्टेट। ओके, अब स्टेट इक्वल टू, स्टेट क्या ले लें, पेरिस, ठीक है, मैं वहां रहती नहीं हूँ, डोंट वरी, जस्ट आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। स्टेट हो गया, अब क्या लेना है, person1 डॉट एड्रेस डॉट जिप कोड भी लेना था हमें, जिप कोड में क्या ले लेते हैं, कुछ भी डाल देती हूँ मैं, ठीक है, दिस इज द जिप कोड। ओके, सो द थिंग, हम देखो मुझे यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको डिफाइन कर दिया, किसमें, स्ट्रिंग में। नाउ यस, द एरर इज गॉन। नाउ आई थिंक जो भी आपको पता होगा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर ऐसा पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, देन मेन फंक्शन में हमने स्ट्रक्चर की चीजों को कॉल कर लिया बाय यूजिंग आवर इंस्टेंस, एंड देन नाउ द लास्ट स्टेप इज द डिक्लेयर, मतलब प्रिंटिंग वाला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो आई होप कि आपको यूज कैसे करना है नेस्टेड स्ट्रक्चर को ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सी आउट करूंगी, सी आउट। नाउ अब मुझे जो है मेरा नेम जानना है, नेम, ओके, नेम ऑफ द पर्सन, एंड यहाँ पर मैं क्या इसको कॉल कैसे करूंगी, आई विल कॉल इट एज person1 डॉट नेम एंड सेमीकोलन। ओके, ऐसे इसको कॉल किया जाएगा। आई होप क्लियर है अभी तक के लिए सब। एंड अब इसके नीचे यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ क्या, एज, ठीक है, एज, एंड यहाँ पर अब जो है नेम जो है इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी एज, फाइन,
एज समझ में आ गया मैं कैसे कर रही हूँ अभी तक। एंड द सेम थिंग नीचे यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हाइट, है ना, हाइट ही डिक्लेयर किया था हमने इसके बाद, हाइट, एंड यहाँ पर भी लिख देती हूँ हाइट। ऑल फाइन। एंड अब हाइट हो गया, अब मुझे जो है एड्रेस करना है, तो मैं एड्रेस कैसे करूंगी, देखो सी आउट, है ना, सी आउट एड्रेस, एड्रेस कैसे करेंगे, देखो एड्रेस, एड्रेस कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने कैसे किया था, पर्सन वन, पहले हमारी इंस्टेंस आ गई, है ना, पर्सन वन, उसके बाद हमें लिखना है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, क्योंकि ये कहाँ है, हमारे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में है, राइट, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, एंड देन उसमें से कहाँ, स्ट्रीट, ठीक है, दिस इज द स्ट्रीट। ओके, आई होप क्लियर है। अब मुझे इसी के बाद क्या चाहिए, इसी के बाद मुझे जो है एक बार कॉमा प्रिंट करवाना है, एंड देन इसके बाद ही मैं प्रिंट करवा लेती हूँ पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट, इसके बाद क्या था, इसके बाद स्ट्रीट, सिटी था, राइट, सिटी, एंड देन अगेन मैं क्या प्रिंट करवा देती हूँ, अगेन आई प्रिंट कॉमा, एंड अगेन मैं यहाँ पर पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, स्टेट था, है ना, बस उसके बाद स्टेट हो गया, एंड देन बस इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं एक डैश, है ना, क्योंकि हम अब जिप कोड को प्रिंट करवाएंगे, तो पर्सन वन, आपको दिख रहा होगा ना, पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट जिप, ये जो जिप कोड है वो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बस अब इसके बाद मैं लिख देती हूँ एंडल, ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, एंड दैट वाज द लास्ट लाइन ऑफ आवर टुडेज कोड, ठीक है। सो सिंपली आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। सिंपली अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, एनी एरर्स, नो। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया है, जो नेम है एंड देन यहाँ पर ये एज एंड ये सब लोग क्या आ गए, एक लाइन में आ गए हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेंशन एंडल, है ना, सबके बाद मुझे एंडल जो है वो प्रिंट करवाना जरूरी होगा, देन माय कोड विल कम इन परफेक्ट मैनर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड जो स्ट्रक्चर है उसको आपको यूज कैसे करना है ना, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, बट समझना इज इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ देखो इसको परफेक्टली आ गया, नेम, एज, हाइट एंड द एड्रेस, ठीक है, कैसे आया, समझ में आ गया कैसे किया हमने। तो ये दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर फॉर बीइंग प्रीसाइजली करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ तक एवरीथिंग इज ओके, आई थिंक सो। नाउ कमिंग बैक टू आवर पीपीटी, यस, नेस्टेड स्ट्रक्चर हो गया है। नाउ इनमरेशंस, ठीक है। सो इनमरेशन क्या होता है, इनमरेशन एक अगेन क्या है, आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो एन इनमरेशन इज अ सेट ऑफ रिलेटेड कांस्टेंट्स दैट डिफाइन अ वैल्यू टाइप वेयर ईच कांस्टेंट इज नोन एज अ मेंबर ऑफ द इनमरेशन, member of the enumeration. The enumerations provided by the .NET framework are generally used to set object properties and to specify the values that are passed to methods. देखो अगर आपको enum का अगर आपको आया definition, so what you can write, an enum is a value type with a set of related named constants often referred to as an enumerator list, ठीक है। The enum keyword is used to declare an enumeration. It is a primitive data type which is user defined. बस आपको ये जो 3 लाइनें हैं ना, बस इतना ही लिखना है आपको जब आपको पूछा जाए टू डिफाइन इनम। अब देखो आपको कभी भी डिफाइन करने भी आया ना, तो यू हैव टू मेंशन एनी एग्जांपल, सो दैट्स द ओनली पर्पस व्हिच फॉर व्हाट आई एम गिविंग यू कोड एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू कोड ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इनमरेशन का एग्जांपल देखो आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, आई विल कोड एंड एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, बट देखो ऐसा आपको इनमरेशन का एग्जांपल दिखता है, ठीक है। So let's go into our Visual Studio Code and just we will code all the things of enum, ठीक है। So यहाँ तक I hope everything is clear. Let's make a new file for enum.cpp. enum.cpp हो गया हमारा। यहाँ पर I will make this boilerplate code and I hope कि यहाँ तक आपको कुछ अभी तो कोई चीज ही नहीं है डाउट होने वाली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर I can write here define enumeration, ठीक है। इनमरेशन किसके लिए हम डिफाइन करेंगे, वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, फॉर डेज ऑफ वीक,
ठीक है, अभी तक के लिए। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इनमरेशन जो है इसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है, तो इनम इज द कीवर्ड फॉर दैट। बहुत सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत सिंपल है रिमेम्बरिंग के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल कीप इट्स नेम डे, ठीक है, डे, ठीक है। इसके बाद आई विल मेक दिस कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर हम इनम को डिक्लेयर करेंगे। सो आई विल डिक्लेयर ऑल द डेज ऑफ वीक। क्या क्या डेज होते हैं हमारे, संडे एंड यस, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, सेमीकोलन यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज कॉमा, ठीक है। मंडे एंड देन ट्यूसडे, अच्छा यहाँ पर वेडनेसडे, भाई रिवाइंड कर लो जल्दी जल्दी, थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, ठीक है। अब देखो, अब जो मैंने लास्ट वाला सैटरडे लिखा है, जो लास्ट वाला सैटरडे लिखा है उसके आगे आई विल नॉट मेक कॉमा, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। यहाँ पर सब लोग स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, जब एग्जाम्पल इनम, वही सब बहुत इजी लगता है सबको इनमरेशन, लेकिन जब उसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं ना एग्जाम के अंदर, तो हमारी जो आदत है सेमीकोलन लिखने की वही लिख देते हैं। यहाँ पर संडे के बाद सेमीकोलन, मंडे के बाद सेमीकोलन, ट्यूसडे के बाद सेमीकोलन। भाई सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, end of the statement, but you are displaying a list over here ना, related concepts की list आप दे रहे हो, तो you have to mention comma, okay। and जो last वाला है बस यहाँ पर याद रखना, आपको comma नहीं देना है because उसके बाद कुछ भी नहीं है ना। so this is the thing and this is the perfect definition or you can say declaration of your enumeration, ठीक है। तो this is the thing and अब इसके बाद हम करेंगे कॉल, ठीक है। अब हमने, अरे हाँ देखो मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ये जो है मैंने इंट मेन के अंदर लिख दिया है, बिल्कुल भी इंट मेन के अंदर नहीं लिखना है आपको, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया। यू हैव टू राइट इट बिफोर ए मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर आपको लिखना है, ओके। प्लीज इस चीज को याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब आएंगे हम अपने मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ द इनम टाइप, लिख दो यहाँ पर, डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ द इनम टाइप, ठीक है, ऑफ द इनम टाइप। अब कैसे डिक्लेयर करेंगे, हमारे इनम का नाम क्या था, हमारे इनम का नाम था डे, डे, ओके। अब मैं क्या लिख दूं, मुझे टुडे चाहिए, ठीक है, तो इसका जो इंस्टेंस है वो मैंने क्या दे दिया, टुडे दे दिया। अब सेमीकोलन, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसके लिए आपको असाइन करनी है वैल्यू। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर आपका वेरिएबल है टुडे, है ना, टुडे के लिए एक वैल्यू असाइन करनी है। सपोज आप असाइन कर रहे हो वेडनेसडे, या वेडनेसडे। सो टुडे के बाद हमने लिख दिया वेडनेसडे, यानी जो वेडनेसडे है वो टुडे के अंदर क्या हो गया, असाइन हो गया सिंपली, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। नाउ मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट मैं करा रही हूँ, टुडे इज डे नंबर, देखो मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो फर्स्ट जो है वो टुडे इज द डे नंबर। अब मैंने डे नंबर क्यों लिखा, मैंने डे नंबर क्यों लिखा, तो अब भी आपको समझ में आ जाएगा मैंने डे नंबर क्यों लिखा। यहाँ पर आई विल पास दिस टुडे एंड यहाँ पर एंड एल, ओके, एंड एल। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द कोड। यहाँ पर अब मैं जब इसको रन करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आया, टुडे इज डे नंबर 3। वाई डे नंबर 3, बट मैंने तो टुडे के अंदर वेडनेसडे को स्टोर करवाया था, तो वाई टुडे के अंदर 3 क्यों आया, तो ये है इनमरेशन, ठीक है, ये है इनमरेशन। तो यहाँ पर दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3, देखो यहाँ पर मैं संडे को होवर करूंगी तो क्या है, ये इनम डे संडे इज इक्वल टू 0, मंडे इक्वल टू 1, ट्यूसडे इक्वल टू 2, वेडनेसडे इक्वल टू 3 एंड दैट्स व्हाई वेडनेसडे की जगह मुझे यहाँ पर टुडे में क्या नजर आया, मुझे नजर आया 3, है ना, था ना, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था ना ये। तो बस आपको इसको ऐसे ही यूज करना है, दिस इज नथिंग बट योर इनमरेशन। देखो ऐसे ही आप हर चीज सीखोगे, अगर हर चीज को आप ना कॉम्प्लिकेटेड समझोगे ना तो प्लीज
छोड़ दो कि वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लीज अच्छे से समझना एंड यू विल गेट एवरीथिंग वेरी क्लियर, ओके। सो आई होप इनमरेशन भी क्लियर हो चुका होगा एंड लेट्स गो अहेड नाउ। C++ प्रोग्रामिंग सिंटैक्स तो मैंने आपको अभी बता दिया है ना। अब यहाँ पर दिस इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दीज आर एलिमेंट्स इन द सोर्स कोड दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दे इंक्लूड ब्लॉक्स यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, लूप्स यूजिंग फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एंड डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ एंड स्विच। So there's also there are two types of control statements, conditional and unconditional. चलो ठीक है। फ्लो ऑफ कंट्रोल में सिक्वेंशियल, इन दिस ईच स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, दैट इज वन आफ्टर द अदर। कंडीशनल या फिर डिसीजन मेकिंग बोला जा सकता है, इंटरेशंस या फिर हम लूपिंग भी बोलते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, हमें टाइप ऑफ कंडीशंस पढ़नी है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, कंडीशंस होती है। तो ये है इफ एल्स इफ, लैडर, नेस्टेड इफ, स्विच, कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इफ कंडीशन के साथ। आई नो अगर आपने पाइथन को डेडिकेटेडली पढ़ा होगा तो ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू, बट हम पढ़ रहे हैं क्या, C++। सो लेट्स गो एंड डाइव इनटू दिस नाउ। सो C++ में आ गए हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू if.cpp। नाउ देखो हम इफ एल्स, इफ एल्स ये सब चीजें क्यों यूज करते हैं, कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट बोला गया है इन्हें। तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं हमें उनको या तो ट्रू लेना पड़ता है या तो फॉल्स लेना पड़ता है। अगर ट्रू है तभी एग्जीक्यूट करो, है ना। ऐसी अगर कंडीशंस आ जाती है एंड मोस्टली दिस कंडीशंस कम, तो उन्हें हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। जो इफ स्टेटमेंट होता है ये क्या एग्जीक्यूट करता है, द ब्लॉक ऑफ कोड विच इज ट्रू, सिर्फ जो ट्रू है बस उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैं अपना CPP कोड लिख देती हूँ, अपना बॉयलर प्लेट कोड। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। एग्जैक्टली हमें मेन फंक्शन के अंदर ही अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिखना होता है। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल जिसमें मैं इंट नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, जिसमें मेरी वैल्यू है 10, ठीक है, वैल्यू है 10। अब इसके अंदर मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगी। तो इफ, ओके, इफ इसके अंदर मैं लिखूंगी अपनी कंडीशन, जो मेरे पैरेंथेसिस है, ठीक है, जो मेरे पैरेंथेसिस है इनके अंदर मैं लिखूंगी कंडीशन। यानी कि मैं पहले अपना वेरिएबल लिख देती हूँ और मुझे जो वेरिएबल चाहिए वो मेरा 5 से बड़ा होना चाहिए। मेरा जो नंबर होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर मेरा नंबर 5 से बड़ा है, ये मैंने कंडीशन दे दी, इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी एंड इसके अंदर मैं सी आउट करा दूंगी, यानी कि प्रिंट करा दूंगी कि नंबर इज, ठीक है, ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5 एंड इसके बाद आ जाएगा एंडल, ठीक है। सो यहां तक समझ में आया। तो बस इफ के अंदर सिर्फ इतना ही होगा, इतना ही होगा। मैम का मतलब क्या है, देखो मैंने जब इसको प्रिंट कराया तो मुझे नजर आया नंबर इज ग्रेटर देन 5, नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो यही तो मैंने कंडीशन दी थी, यही तो मैंने कंडीशन दी थी। मैंने क्या लिखा, मैंने पहले नंबर को मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, मैंने 10 डिक्लेयर कर दिया। मेरा नंबर जो मेरे पास है वो 10 है और नीचे कंडीशन क्या है कि अगर मेरा नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है, तो मैं प्रिंट करवा दूंगी नंबर इज ग्रेटर देन 5, बस, ठीक है। अगर मैं सपोज अभी इधर के लिए मैं साइन चेंज कर दूं, ठीक है, इफ जो ये हमेशा ट्रू के लिए काम करता है, ये चीज याद रखना। तो देखो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, नीचे देख लो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों प्रिंट नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ इफ कंडीशन थी एंड वो तभी एग्जीक्यूट होती अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती। यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी जब मैंने उसको लेस देन कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स 10 इज नॉट लेस देन 5, राइट। सो दिस इज अ कंडीशन एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो इफ अगर मैं वापस से मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आया है, नंबर इज ग्रेटर देन 5। ये जो मैंने इसके अंदर लिखा है ये तभी एग्जीक्यूट हुआ जब मेरा नंबर, जो मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, राइट। सो दिस इज द थिंग फॉर इफ, ओके। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इफ वाला जो भी सीन है आपको समझ में आ गया होगा। इफ कंडीशन देखो, इट टेक्स अ कंडीशन इन पैरेंथेसिस एंड बड़ा कर लो, and a code block, if the condition will result into true, the code block will execute, or if the condition will be false, the code block will be skipped,
उसको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। द जनरल फॉर्म यही है हमारा जनरल फॉर्म, एंड आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। अब इफ एल्स कंडीशन में भी मजा आएगा, चलो देख लेते हैं। जल्दी से मैं एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेती हूँ। अब देखो मैं न्यू फाइल बार बार इसीलिए क्रिएट कर रही हूँ कि आप जो है आप भी मेरे साथ करते होगे तो आपको भी ये अलग अलग मिले, क्योंकि देखो मैं इफ के अंदर ही आपको एल्स भी बता सकती थी, बट मैंने नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको हर चीज इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल फॉर इफ एल्स। इफ एल्स में आप क्या करोगे, आप अपने मेन फंक्शन में आ गए। सपोज मैंने इंट नम इस बार ले लेते हैं 3, ठीक है, इस बार ले लेते हैं 3। अब मैं लगा रही हूँ मेरी इफ, ठीक है, वैसे ही जैसे अभी हमने किया वैसे ही, ठीक है। नम इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो व्हाट आई विल प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 5, है ना, ये मैंने प्रिंट करा दिया। एंड इसके बाद एंडल, ओके, इसके बाद एंड एल, हाँ। अब इसके बाद अब मुझे करना होगा एल्स, तो मैं एल्स कहाँ लिखूंगी? देखो जो इफ का ब्लॉक खत्म हो रहा है, ये देखो यहाँ पर इफ का ब्लॉक खत्म हो रहा है, तो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना होगा एल्स, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद एल्स का आपको जो कर्ली ब्रैकेट है वो बनाना होगा, ठीक है। प्लीज ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना। एंड एल्स में मैं लिख देती हूँ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, ओके, नॉट ग्रेटर देन 5, एंड यहाँ पर आ जाएगा एंडल, बस और कुछ भी नहीं। हो गया हमारा इफ एल्स, है ना। देखो अगर मैं इस पर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आंसर आया नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5। वाई? क्योंकि मेरा नंबर 3 था, एंड मेरी पहली कंडीशन ये है कि नंबर ग्रेटर देन अगर 5 हुआ, तो आप मुझे बताओ 3 ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं है, ऑफ कोर्स। तो जब ये कंडीशन ट्रू होती तो मेरे पास आता नंबर इज ग्रेटर देन 5, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो ये जो भी स्टेटमेंट है इसको पूरे को स्किप कर दिया जाएगा एंड एल्स को देखा जाएगा, ठीक है। एल्स को देखा जाएगा, तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है, ये बात याद रखना। एल्स में आप कभी भी कोई भी कंडीशन नहीं दे सकते, दैट इज आउट ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। उस एल्स में सिर्फ वही, मतलब जो आपका ऊपर का ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि नीचे वाला फॉल्स, नीचे वाला ही ट्रू होगा ना। अगर ऊपर वाला ट्रू नहीं है तो ऑफ कोर्स नीचे वाला ट्रू होगा। तो इसके अंदर डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट वैल्यू को ट्रू समझ लिया जाता है एल्स के अंदर। तो इसके अंदर मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, सी आउट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, है ना। सी आउट इज नॉट, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसीलिए ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हुई, क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसीलिए एल्स वाला जो मेरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पर कर दे इसको 13 करके देख लेते हैं। नाउ इट इज कमिंग नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट इफ एल्स, है ना। अब आ जाते हैं अपनी पीपीटी के अंदर एंड इसके बाद देख लेते हैं क्या है। तो इसके बाद होगा आपका द एल्स इफ लैडर, ठीक है। एल्स इफ लैडर क्या होता है, देयर इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इट्स इफ्स टुगेदर व्हेन मल्टीपल डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड। अ मल्टीपाथ डिसीजन इज अ चेन ऑफ इफ्स इन व्हिच द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद ईच एल्स इज एन इफ। इट टेक्स द फॉलोइंग जनरल फॉर्म, यानी कि सिंटैक्स क्या है, पहले इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एल्स। क्लियर? नहीं तो चलो आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, एल्स इफ लैडर, है ना। तो इसका नाम भी वही रख लेते हैं, एल्स इफ लैडर डॉट सीपीपी, यहाँ पर सीपीपी। तो देखो अब हमारे मेन फंक्शन में आ जाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या ले लें, वैसे ही एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको सिमिलर फॉर्मेट में समझ में आ जाए। सपोज 10, ठीक है, इंट नम 10, एंड अब इफ कंडीशन, इफ में नम ग्रेटर देन 20, ठीक है, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। एंड अगर ऐसा है तो सी आउट में मैं लिखवा देती हूँ कि मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन, बार बार नहीं लिखूंगी अब, ठीक है, इसको नंबर इज ग्रेटर देन 20, है ना, ये लिख दिया मैंने। एंड इसके बाद एंडल सी आउट में। अब देखो एल्स का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर खत्म हो गया, हम पढ़ रहे हैं एल्स इफ लैडर। तो देखो आप और भी सारी कंडीशंस ऐड कर सकते हो। हमने क्या देखा, ट्रू देखा, फॉल्स देखा। अब अगर ट्रू फॉल्स के अलावा भी अगर मेरे पास और भी कंडीशंस है जो कि मुझे चेक करनी है तो मैं एल्स इफ का यूज कर सकती हूँ। एंड एल्स इफ के अंदर आपकी कंडीशंस आती हैं,
ठीक है, सिर्फ एल्स ही ऐसा है जिसमें कंडीशन नहीं आती है, एल्स इफ के अंदर आपकी कंडीशन आती है। नम ग्रेटर देन, सपोज अब ले लेते हैं हम 10, ठीक है, 10 ले लेते हैं, इसके लिए अलग ब्रैकेट होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ बार बार लिखने से अच्छा। यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 10 लिख दिया। अब एल्स इफ हो गया, इसके बाद चाहो तो आप एक और ले सकते हो, एक और कंडीशन ले सकते हो, एल्स इफ, ठीक है। इसके अंदर मैं ले लेती हूँ क्या कंडीशन, नंबर इज सपोज इक्वल टू 10, ठीक है, यानी कि अगर मेरा नंबर 10 ही है, ठीक है, मेरा नंबर 10 ही है, तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवाऊंगी, देखो मैंने ऊपर सी आउट नहीं लिखा ना, मैंने ऊपर सी आउट नहीं लिखा, हाँ आई नो, यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ, ये यहाँ पर आएगा एंडल, ठीक है, यहाँ पर लिखना सी आउट, अदरवाइज कुछ प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ एरर प्रिंट हो जाएगा, एंडल, ठीक है। सो ये एल्सिफ वाली कंडीशंस हो गई। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मेरा एल्स वाला जो मतलब ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी मैंने कंडीशन दी क्या, नहीं दी, क्योंकि एल्स के अंदर कोई कंडीशन आती ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी एल्स क्या, नंबर इज लेस देन 10, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, एंड, ठीक है। तो ये है हमारा एल्सिफ लैडर। आप जितने चाहो उतने एल्सिफ लिख सकते हो, एंड एल्सिफ लिखने का मतलब ये है जितने चाहो उतनी ज्यादा कंडीशंस आप दे सकते हो। अब मैं अगर इसको रन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 20। अच्छा, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था नंबर इज इक्वल टू 10, है ना, इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आना चाहिए, क्या हुआ, रन नहीं हुआ क्या, हाँ यहाँ पर हुआ रन, देखो नंबर इज इक्वल टू 10, है ना। तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हुई, मेरी नम इज इक्वल टू 10 वाली कंडीशन ट्रू हुई। सपोज मैं यहाँ पर 100 लिख दूं, सपोज मैंने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, तो मेरे पास आ जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि जो उस मतलब जो कंडीशन ट्रू हो गई है ना, हम अगर और कंडीशन दे देते 50 वाली 100 वाली दे देते तो वो भी ट्रू हो जाती। सो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ है ना, एल्सिफ लैडर का। एंड इसके अंदर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होता है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है क्या, थ्योरी की, है ना। थ्योरी तो हम खुद भी लिख सकते हैं। एल्सिफ लैडर मैंने आपको बता दिया, उसका एग्जांपल भी बता दिया। अब है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ऑल्सो नोन एज इफ विद इन इफ और कंडीशन विद इन कंडीशन, ठीक है। व्हेन अ सीरीज ऑफ डिसीजंस आर इन्वॉल्व वी मे हैव टू यूज मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट इन नेस्टेड फॉर्म, दैट इज बॉडी ऑफ एन इफ और एल्स पार्ट विल ऑल्सो बी ऑफ द कंडीशन। क्या हुआ भाई इसका मतलब, तो देखो आ जाओ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाओ, एक और बना लेते हैं नेस्टेड इफ डॉट सीपीपी, ठीक है, नेस्टेड इफ डॉट सीपीपी। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपको नेस्टेड इफ कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले वही इंट नम इक्वल टू 10, ठीक है, इंट नम इक्वल टू 10 हो गया। अब इफ में मैं कंडीशन डाल रही हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये मैंने कंडीशन डाली। अब इसके बाद इसी ब्लॉक के अंदर मैं एक और इफ कंडीशन डाल रही हूँ, इफ नंबर इज लेस देन 20, यानी कि मैं एक ही बार में मैं दो कंडीशंस को मतलब देख रही हूँ, मेरे दो कंडीशंस चेक हो रही हैं, ठीक है। अब ये वाले इफ का कर्ली ब्रेस अलग होगा, ये भी याद रखना। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो मैं सी आउट करवा दूंगी कि नंबर इज बिटवीन 5 एंड 20, ठीक है। यहाँ पर नंबर is between 5 and 20, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस जो होंगी वो हमारी ट्रू होंगी, क्लियर। तो बस आपको इतना ही समझना है इफ नेस्टेड इफ के अंदर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, मेरे पास प्रिंट हो जाएगा नंबर इज बिटवीन 5 एंड 20, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, देखो दो नंबर्स को यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस को चेक किया एक ही बार। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, अगर सपोज आप कोई कंपनी के बॉस हो तो आप अपने एम्प्लॉय के अंदर मतलब एक से ज्यादा जो अगर क्वालिटीज होंगी उनको चेक करना चाहते होगे, तो पाइथन आ रही है या नहीं, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन भाई डेटा एनालिटिक्स आता है या नहीं, ये भी दूसरी कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन डेटा साइंस आता है या नहीं,
ये भी कंडीशन हो सकती है। तो अलग अलग कंडीशंस अगर सारी ट्रू होंगी देन ओनली दिस स्टेटमेंट व्हाटएवर यू हैव रिटन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो दिस इज ऑल द थिंग ऑफ व्हाट योर नेस्टेड इफ। यस करेक्ट। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा नेस्टेड इफ का भी। अब आ जाते हैं, नेस्टेड इफ हो गया हमारा, ये इसका सिंटैक्स था। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बाद एरे वगैरह तो मैंने आपको बताया, डिक्लेरेशन भी बता दिया है, एडवांटेज है, बस खत्म। स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारा लास्ट का टॉपिक है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? C++ प्रोवाइड्स अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट नोन एज स्विच। मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है, ये इफ एल्स से अलग है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको सेम मत समझना। ये क्या है? मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है। हम इफ एल्स के अंदर कुछ सिलेक्ट कर पा रहे थे क्या? नहीं, कंडीशंस ऑलरेडी यूजर लिख दे रहा था एंड हमें जो है सिर्फ वो कंडीशंस जो है फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतना समझ में आ रहा था। अब हम सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड एज स्विच। So this selection statement tests the value of an expression against a list of integer or character constants. When a match is found, the statement associated with that constant are executed. If no match is found, then the default statement gets executed. अभी ये स्टेटमेंट हम वापस पढ़ेंगे कोड करने के बाद। ठीक है, कोड करने के बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए भी मैं फाइल क्रिएट कर देती हूँ, switch.cpp। ठीक है, अब यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, देखो एक चीज याद रखो, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बेसिक अब बस आप याद रखा करो। इतना जो मैं पढ़ा मैंने अभी या फिर पीपीटी में जो भी लिखा है, अगर वो नहीं भी समझ में आया तो मैं जो आपको पढ़ाने से पहले एक दो लाइन बोलती हूँ ना, बस उतना समझ लिया करो। स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सिलेक्ट करता है वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स, वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स जो कि एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, बहुत सारे कोड ब्लॉक्स हैं आपके पास, बहुत सारे केसेस है, लेकिन जो एग्जीक्यूट कराना है वो ही केस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज करा जाता है। सिंपल, अब कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, मेरे साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इंट सपोज डे ले लेते हैं, इंटीजर में डे, एंड दैट डे इज 3। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ स्विच। स्विच क्या है? हमारा कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड है हमारे स्विच स्टेटमेंट का। अब इसके अंदर मैं पास कर देती हूँ ये जो मैंने डे लिखा है ना वो। ठीक है, डे, समझ में आ गया। अब इस डे के ऊपर जो है मेरे अपने अपने केसेस बना सकती हूँ। अब स्विच के बाद हमेशा याद रखना आपको केस लिखना है। ठीक है, केस, दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड हियर। ठीक है, केस 1, केस 1 हमेशा स्पेस देना। ठीक है, लोग क्या कर देते हैं, देखो केस 1 को कैसे लिखते हैं, ये देखो केस 1 को ऐसे लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसका एरर आ गया है ना। तो प्लीज इसको आप स्पेस देके लिखना, एंड देन कोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही चीज है, यही जो शॉर्ट चीजें है ना, यही सब बोलते हैं, प्लीज अच्छे से याद रखना। केस 1 एंड देन आप कोलन दे दो। उसके बाद अगर ये केस है तो मुझे सी आउट यानी कि प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवा लू? सपोज 3 है ना, तो मैं मंडे प्रिंट करवा लेती हूँ। ठीक है, मंडे प्रिंट करवा लेती हूँ, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एंडल। ठीक है, रुको इधर नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ गई मैं, यहाँ पर एंडल। ठीक है, दैट इज द थिंग। ये हो गया आपका क्या? केस 1। ठीक है, अब देखो हमेशा कोई एक ही केस आपका क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आपको अगर एक ही केस को एग्जीक्यूट करवाना है तो ये केस के बाद आपको लिखना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, ये भी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो प्लीज आपको अगर ये भी नहीं पता हो तो प्लीज सीख लेना। ओके, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट। ब्रेक का मतलब क्या है? अगर ये वाली कंडीशन यानी केस 1 अगर ट्रू हो गया, केस 1 अगर ट्रू हो गया तो आगे जितने भी आपने लाइन ऑफ कोड लिखे हो, हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इग्नोर हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, क्योंकि आपने ब्रेक लिख दिया। ठीक है, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना। इसके बाद आपको लिखना है दूसरा केस। ठीक है, केस 2। केस 2 में मैं सी आउट कराऊंगी क्या? ट्यूसडे, है ना। अगर मेरा क्या है, अगर मेरा सपोज क्या है, कोई भी सेकेंड डे है अगर सपोज, तो मैं क्या लिख दूंगी? ट्यूसडे लिख दूंगी। एंड यहाँ पर आपको लिख लेना है एंडल, एंड ब्रेक हर केस के बाद लिखना है। ठीक है, ब्रेक हर केस के बाद लिखना है। चलो, अब इसके बाद एक और केस बना लेते हैं, केस 3 एंड कॉलन। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेते हैं क्या? सी ओके, यहाँ पर ही आप लिख लो, ज्यादा लाइंस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सी आउट, सी आउट में यहाँ पर मैं लिख दूंगी वेडनेसडे।
वेडनेसडे, यहाँ पर आ जाएगा आपका एंडल, ठीक है। अब इसको भी आपको कर लेना है ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेक कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब डिफॉल्ट मैं एक सेट कर सकती हूँ, चाहे आप यहाँ पर, ये भी सिंटैक्स में आता है, ठीक है, ये भी सिंटैक्स में आता है। यहाँ पर आप लिख लो क्या, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद यहाँ पर आप सी आउट करवा सकते हो, सी आउट करवा सकते हो अदर डे, ठीक है। अगर ये कोई भी आपकी कंडीशन मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट में आप क्या लिख दो, अदर डे लिख दो। अगर कोई और नंबर, सपोज कोई और, मतलब क्या कहते हैं, अगर सपोज 4 है, 5 है, 6 है, या फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसा कुछ है, तो आप अदर डे प्रिंट करवा दो, ठीक है। दिस इज व्हाट एंडल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एंड दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। एंड अब अगर मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझे क्या आना चाहिए, बताओ मुझे क्या आना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पहले ही मैंने डिफाइन क्या किया है, 3 डिफाइन किया है ना, तो मुझे मेरे केस 3 की वैल्यू आनी चाहिए, यानी वेडनेसडे आना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं क्या हो गया, एरर आईडी रिटर्न 1, कुछ भी तो नहीं है। आई थिंक ये कोड रनर का, हाँ कोड रनर का कुछ तो है, सब तो सही है ना, कहीं भी कुछ भी नहीं है, या करेक्ट, ये कोड रनर का ही कुछ तो एरर है जो आता रहता है। तो चलो वेडनेसडे आया ना, वेडनेसडे जो मैं बोल रही थी। तो ये देखो आपने जो ऊपर डिक्लेयर किया है, सपोज मैं यहाँ पर इसको 1 कर दूं, इसको मैं 1 कर दूं, तो मेरे पास मंडे आना चाहिए, आ गया मंडे। सो दिस ऑल कम्स इन व्हाट योर केस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर लिख दूं 7, अब 7 का केस मैंने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, तो दिस विल कम अदर डे, इसीलिए मैंने क्या लिखा था, डिफॉल्ट लिखा था। समझ में आ गया। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है कि स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज करा जाता है। देखो कैसे यूज करते हैं ये सबको पता होता है, कैसे यूज करते हैं ये सबको पता होता है, बट ये जो सिंटैक्स है, जो केस 1, केस 2, फिर उसके बाद आपको ब्रेक भी लगाना है हर केस के बाद, स्विच के बाद जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपको वेरिएबल को पास करना है ना। तो ये सब चीजें, एंड देन डिफॉल्ट के अंदर आपने अगर कोई और एक्स्ट्रा है तो उसको आपको अदर्स, ऐसे कुछ भी आप जो चाहो वो प्रिंट करवा दो। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्विच। अगर आप ये नहीं करोगे, कोई भी अगर इसमें से, अगर सपोज आप कोलन भूल गए या केस 1 के बीच में आप स्पेस भूल गए, तो दिस इज द कंडीशन वेयर एरर्स विल अराइज, एंड बस यही होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, स्विच भी है ना बहुत ज्यादा सिंपल है हर चीजें, तो हर चीज को बस आपको क्या करना है, समझना है, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द थिंग, स्विच स्टेटमेंट, भाई कुछ भी, स्विच स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, एरे बता दिया, डिक्लेरेशन एरे, एडवांटेजेस क्या है देखो एरे के, एरे मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, एरे कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू विद सिंगल नेम, है ना, ये तो पता है। चलो, एरेज आर यूज्ड टू प्रोसेस मेनी वैल्यू इजीली एंड क्विकली, द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी सॉर्टेड इजीली, ये तो बात सही है, सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम सॉर्ट करना मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, मतलब लिस्ट आउट कर देना, दैट इज नथिंग बट सॉर्टिंग। द सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरेज इजीली, ठीक है। एक और चीज जो हमारी रह गई है वो है आपकी यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर, है ना, ये कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये इवैल्यूएट करता है एक कंडीशन को और रिटर्न कर देता है वन ऑफ द 2 वैल्यूज बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मैं कोड करके भी आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने C++ की बहुत सारी चीट शीट्स जो है वो मैंने अपने SC नोट्स ग्रुप के अंदर अपलोड कर दी है, बहुत ज्यादा अच्छी है वो, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 1-2 ही पेजेस के अंदर समझ में आ जाएगा हर चीज का सिंटैक्स, ठीक है। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, हर चीज C++ से रिलेटेड आपको हर चीज वहां पर चीट शीट्स के अंदर अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए तो आप प्लीज जाके वो परचेज कर लो, जो भी गूगल फॉर्म है ना, गूगल फॉर्म को फिल कर दो एंड मेंबर बन जाओ चैनल के, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें एंड और बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक्स की जो वीडियोस हैं वो भी मैं उसके अंदर अपलोड करने वाली हूँ, हर चीज। अब देखो, अब मैं हर चीज तो फ्री नहीं दे पाऊंगी यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपके हर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मैं आपके सारे नोट्स ग्रुप में अपलोड करूंगी। तो प्लीज वो जो है बहुत अच्छा कनेक्शन बनने वाला है हम लोगों के बीच में, तो प्लीज जल्दी से कनेक्ट हो जाना, ताकि आपकी सीट जो है वो चली ना जाए, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी आई विल क्लोज ऑल द थिंग्स, क्योंकि आई हैव टू फोकस ऑन द मेंबर्स हु आर देयर, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई। एंड अगर आपको पाइथन की, सी की, जावा की, किसी भी चीज की चीट शीट्स चाहिए ना, तो प्लीज मुझे आप कमेंट करना, ठीक है। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स, ओके। मुझे सबके नाम याद है जो भी मेरे मेंबर्स हैं, एवरीवन, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको कंडीशनल ऑपरेटर एक्सप्लेन कर दूंगी एंड फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, ओके। आई नो बहुत टाइम हो गया एंड आई नो बोर होता होगा, बट दिस इज नॉट द थिंग। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना, बिल्कुल भी बोर होना इज नॉट देयर इन योर डिक्शनरी व्हाइल कोडिंग, ओके। तो अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर डॉट CPP, ठीक है, ओके। कंडीशनल ऑपरेटर, तो मैंने इसको आपको बता दिया, ये क्या करते हैं, इवैल्यूएट्स अ कंडीशन एंड रिटर्न्स वन ऑफ टू वैल्यूज बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देख लो, अभी मैं बॉयलरपेट कोड लगा दिया मैंने। मेन फंक्शन के अंदर आई विल राइट इंट नम, एक वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं, सपोज 10, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखती हूँ क्या, स्ट्रिंग के अंदर मुझे स्टोर करवाना है रिजल्ट, ठीक है। अब वो रिजल्ट क्या होगा, अरे सॉरी, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट के अंदर मैं लिख रही हूँ कंडीशन दैट इज नम सपोज ग्रेटर देन 5, ठीक है, नम ग्रेटर देन 5। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरी कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है, यहाँ पर मेरी कंडीशन चेक हो रही है एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपने स्ट्रिंग के अंदर ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5। देखो ये जो चीज है ना, ये मोस्टली एवरीवन विल इग्नोर, mostly every college will ignore this thing, I am damn sure, but you will understand if you are joining me and you are studying with me, ठीक है। less than or equal to 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये जो सब अभी तक लिखा है इसका मतलब समझ में आया। इसके बाद मैं सी आउट भी कर देती हूँ एक ही बार में एंड देन फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड देन देखो हुआ क्या, बेसिकली मैंने एक नंबर को डिक्लेयर किया, यहाँ पर 10 है जो कि है ना। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग में एक रिजल्ट, स्ट्रिंग वेरिएबल में एक रिजल्ट वेरिएबल को स्टोर करा दिया, मतलब रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसमें मैंने क्या किया, वो जो रिजल्ट है उसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई, नंबर इज ग्रेटर देन 5। उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब मेरा ये वाला जो ब्लॉक है ग्रेटर देन 5, ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा जो ये कोलन के बाद वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। आई होप यू आर वेरी क्लियर, ठीक है। ये जो कोलन है ये एक बाउंड्री है ट्रू और फॉल्स के बीच में की, ठीक है। एंड उसके बाद में सी आउट में मैं प्रिंट करा दूंगी मेरा रिजल्ट। तो आप क्या सोच रहे हो, रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, तो रन ही करके देख लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट के बाद क्या आ गया, रिजल्ट डज नॉट नेम अ टाइप नहीं है क्या, स्ट्रिंग तो मैंने डिक्लेयर किया है, देन व्हाई दिस एरर इज कमिंग, करेक्ट। अरे यार क्या पता क्या हो जाता है, खुद ही एरर। चलो ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5 आया ना करेक्ट आंसर, क्योंकि मेरा जो नंबर 10 है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है ना। अगर मैं सपोज यहाँ पर लिख दूं 6, सपोज मैं लिख दूं 6, तो मेरे पास रन होके आएगा क्या, रन होके आया ग्रेटर देन 6 ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है 6 से ग्रेटर है। अब यहाँ पर मैं लिख दूं 5, मैं लिख दूं 5, तो क्या आंसर आना चाहिए, यस, लेस देन और इक्वल टू 5, जिसमें इक्वल टू 5 वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब यही होता है कि ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से बड़ा, 5 खुद नहीं आएगा उस वाले केस में, उसके लिए आपको इक्वल टू भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो स्टेटमेंट है और इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो बस आई होप कि जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था दैट इज वेरी क्लियर एंड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल को चूज किया है, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये क्या है, सब डिसीजन मेकिंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको जो भी बताया दैट मीन्स आपका इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ, स्विच, कंडीशनल ऑपरेटर, मैं जैसे आपको बता रही थी, तो ये सारी चीजें आपकी कंडीशंस रिलेटेड हैं। कंडीशंस ट्रू होगी देन समथिंग विल एग्जीक्यूट एंड नहीं होगी देन समथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशंस एंड आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। देख लेते हैं कोई चीज अगर हमसे रह गई है तो लेट्स देन डू दैट थिंग ऑल्सो। तो बड़ा कर लूं,
यहाँ पर क्या चीज रह गई है मुझे ये बताओ, रेफरेंस एक थिंग है और यूनियन है, राइट, यूनियन भी है। तो यूनियन देख लें, यूनियन क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर में देखो एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर में हम हर टाइप के डेटा टाइप्स ले सकते थे, है ना, हर टाइप्स के डेटा टाइप्स को एक्सप्रेस कर सकते थे। लेकिन यूनियन में क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे यूनियन union.cpp। अब यूनियन में क्या होता है, देखो यूनियन C++ में अगेन क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर के सिमिलरली है। बट क्या की डिफरेंस है दोनों के अंदर, इन यूनियन ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। अब स्ट्रक्चर में क्या होता था, स्ट्रिंग की मेमोरी लोकेशन अलग, इंटीजर की अलग, फ्लोट की अलग, सब चीजों की अलग, क्योंकि डेटा टाइप से हम अलग उसके अंदर स्टोर करते थे। बट यूनियन के अंदर क्या है, सारे के सारे मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। दिस मीन्स क्या, दैट एट एनी गिवन टाइम अ यूनियन कैन स्टोर ओनली वन ऑफ इट्स मेंबर एंड द साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर। समझ में आया, जो भी लार्जेस्ट मेंबर होगा उसके इक्वल आपकी साइज हो जाएगी यूनियन की। क्या होती है, चलो सब एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हैश, अच्छा मैं लिखते जा रही हूँ, भूल गई हूँ कि मैंने बॉयलर प्लेट कोड बना दिया है। अब इसको डिफाइन करते हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं हम, यूनियन को डिफाइन कर देते हैं ना, यूनियन को डिफाइन करेंगे। देखो मैं वैसे ही करके दिखाऊंगी जैसे हमने स्ट्रक्चर को किया था, ठीक है। यहाँ पर है यूनियन और उसका नाम दे देते हैं डेटा, नाम दे देते हैं डेटा। अब इसके अंदर मैं डेटा लिख लेती हूँ, सपोज इंट आई, फ्लोट एफ और कैरेक्टर सी, ठीक है। एक कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया एंड यहाँ पर याद रखो आपका आएगा सेमीकोलन। अब आप, अरे देखो फिर से मैंने क्या कर दिया, इसको मेन के बाहर अंदर डिक्लेयर कर दिया। द थिंग इज दैट ये सब बॉयलर प्लेट कोड की वजह से हो रहा है, मुझे याद नहीं रह पा रहा है ना। इंट मेन, इंट मेन के अंदर, इंट मेन के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल हमारा काम करेंगे। पहले ऊपर तो हमने यूनियन को डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते थे, नीचे अगर हम उसका कुछ बनाते थे उसको हम इंस्टेंस बोलते थे। सिमिलर फॉर्मेट में यूनियन को अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको हम इंस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्रिएट कर देती हूँ क्या, एक इंस्टेंस। तो पहले तो हमारे यूनियन का जो नेम है वही आ जाएगा, दैट इज डेटा, एंड इंस्टेंस में क्रिएट कर देती हूँ डेटा से। अब देखो C++ क्या है हमारी, C++ हमारी देखो कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये दोनों भी उसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये चीज तो आपको पता ही होगी, ठीक है। आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम इन एक्सप्लेनिंग दैट थिंग अगेन, फिर मेरा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखो डेटा एंड मैंने इंस्टेंस डिक्लेयर कर दी डेटा। अब मैं असाइन करती हूँ एक वैल्यू टू द इंटीजर मेंबर, जो मेरा इंटीजर मेंबर था ना ऊपर, उसमें एक वैल्यू को असाइन करती हूँ। तो डेटा डॉट आई, ऑफ कोर्स मैं अब इंस्टेंस को यूज करूंगी यहाँ पर, एंड मैंने उसके अंदर डाल दिया डेटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने सी आउट कर दिया इंटीजर, इंटीजर, एंड यहाँ पर इसके बाद मैं लिख दूंगी क्या, डेटा डॉट आई, है ना, जो कि मेरा ऊपर मैंने क्या लिया है, 10 लिया है ना। तो एंडल, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं एक बार में सिर्फ एक ही जो मेरा डेटा मेंबर मैंने यहाँ पर यूज किया है ना, डेटा मेंबर जो भी मैंने क्रिएट किया है, मैं एक बार में एक ही को यूज कर सकती हूँ। स्ट्रक्चर में क्या होता था, हम एक बार में जितने चाहे उतने जो भी मैंने इसमें स्टोर करवाए वो सब यूज कर पाते थे। बट यूनियन में दिस इज नॉट द केस। यूनियन में या तो आप एक टाइम पे इंटीजर को यूज कर पाओगे, या तो एक टाइम पे फ्लोट को यूज कर पाओगे, या तो एक टाइम पे कैरेक्टर को यूज कर पाओगे। सो दिस इज द कंडीशन। समझ में आ गया, यूनियन का और स्ट्रक्चर का बस एक ही डिफरेंस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर अगर मैंने वहां पर डिक्लेयर किया होता तो एक बार में आई कैन एक्सेस ऑल द थ्री। बट इन यूनियन एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही को एक्सेस कर पाओगे। जैसे यहाँ पर एक टाइम पे मैं सिर्फ यहाँ पर इंटीजर को एक्सेस कर पा रही हूँ, एंड हियर आई एम गेटिंग इंटीजर विच इज 10, है ना, इंटीजर विच इज 10। सो ये किसके वजह से हुआ, ये यूनियन के वजह से हुआ। समझ में आया। ऐसे ही मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, आगे मैं फ्लोट के लिए लिख सकती हूँ, आगे मैं कैरेक्टर के लिए लिख सकती हूँ, एंड देन सी आउट करके मैं सब कुछ, सब जो भी है उनको मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं एक और बनाऊंगी, अब डेटा डॉट एफ लिखूंगी एंड उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करूंगी, सपोज 220.5 है ना। इसके अंदर मैं अब लिखूंगी क्या, सी आउट लिखूंगी, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्लोट, ठीक है, फ्लोट एंड कॉलन, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डेटा डॉट एफ, ठीक है। हमेशा याद रखना, देखो दिस फॉर्मेट इज वेरी सिंपल एंड नाउ
you will get this value, integer भी and float भी, ठीक है। तो the motto is that एक टाइम पे you can access only one thing, data.c। अब data.c के अंदर मैं स्टोर करवा लेती हूँ सपोज a, है ना, a and c out। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं, कैरेक्टर ही लिख देते हैं, कैर, ठीक है। I am also exhausted, data.c, यहाँ पर आ जाएगा एंडल, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पर तीनों भी डेफिनेटली तीनों भी जो है हमारे वो प्रिंट हो जाएंगे, है ना। अब ट्राई टू प्रिंट ऑल मेंबर्स, ओनली द लास्ट असाइंड मेंबर विल बी करेक्ट। क्या बोला मैंने, अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनियन में डिफरेंस क्या है। अभी तक आपको बहुत ज्यादा ऐसा होता होगा कि क्या है ये, है ना, सेम ही तो चीज है, इसके अंदर एक चीज कहाँ से हुई, देखो अब मैं वापस से कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ सी आउट करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ सी आउट करूंगी। तो मैं यहीं से क्या कर लेती हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इंटीजर एंड कुछ भी मैंने चेंज किया यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं किया। एंड अब ये जो है सी आउट, फ्लोट, कॉपी पेस्ट, ये वाला सी आउट कैरेक्टर, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड मुझे क्या चाहिए, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, सब कुछ मेरे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो ऊपर किया है बस नीचे भी वही आ जाना चाहिए। तो आ जाओ देखते हैं, इंटीजर 10, फ्लोट 220 करेक्ट, कैरेक्टर वही करेक्ट, बट नीचे क्या आया, इंटीजर कुछ अलग ही कोई चीज आ गई, फ्लोट कुछ अलग ही कोई चीज आ गई है, 501। आई नो कि थोड़ा बहुत सेम है, बट आई वॉन्ट द सेम ना, 220.5 ही चाहिए मुझे, 220.501 किसने बता दिया इन्हें। एंड उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर ए, यानी कि स्टार्टिंग का इंटीजर तो बिल्कुल ही अलग आया, उसके बाद वाला भी अलग ही आया हम कह सकते हैं ना, लेकिन जो लास्ट वाला है कैरेक्टर वो तो सेम आया, है ना, वो तो सेम आया। तो बस यही है यूनियन, यही है यूनियन। जब आप वो सबको एक साथ प्रिंट करवाने के लिए जाओगे तो जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला है वो ही आपको करेक्ट वैल्यू देगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस विल बी करेक्ट। सो नाउ आई होप कि आपको इंटरेस्ट फील हुआ होगा यूनियन के अंदर, है ना। अभी तक के लिए यही चीज थी, मैं आपको पहले ही बता देती तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस विल नॉट, और यहाँ पर लिखती हूँ, दिस विल गिव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये गार्बेज वैल्यू, क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गार्बेज वैल्यू है। सो दिस इज द केस विथ यूनियन, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी, सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो ही आपकी प्रिंट होगी, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन। सबसे पहले वापस से चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, किसको डिफाइन किया, मैंने यूनियन को डिफाइन किया। उसके बाद यूजिंग यूनियन हमने यहाँ पर डेटा एंड उसका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे से देखो, यहाँ पे से इसके आगे मैंने क्या किया, ये पूरा ये मैंने असाइनिंग एंड एक्सेसिंग मेंबर ये वाला स्टेप फॉलो किया, एंड लास्ट में हमारा जो भी है प्रिंट होके आ गया। सो ये चीज याद रखना, हमेशा जो यूनियन होगा वो सिर्फ जो लास्ट वाली आपकी चीज होगी ना, लास्ट वाला जो आउटपुट होगा वो ही करेक्ट देगा, ऊपर वाले में कुछ भी गार्बेज वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या केस हुआ, यहाँ पर क्यों मुझे सेम आ रही थी, क्योंकि मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रही थी एंड यहीं पे मैं क्या कर रही थी, नीचे ही उनको प्रिंट करवा रही थी। तो यही केस हो रहा था, नीचे अगर मैं सबको एक साथ प्रिंट करवाने के लिए आ गई तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ लास्ट वाली ही करेक्ट मिलेगी। एंड यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे भी कॉपी कर देती हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगी, जो वैल्यू है वो अनएक्सपेक्टेड मिलेगी, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है, शेयर्ड मेमोरी, ऑल मेंबर्स ऑफ यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। तीनों भी जो मेंबर्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को ही मतलब शेयर करते हैं। सिंगल एक्टिव मेंबर, क्यों सिंगल एक्टिव मेंबर हुआ, देखो मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ। एट एनी गिवन टाइम ओनली वन मेंबर कैन होल्ड द वैल्यू, ठीक है। सपोज आपकी एक मेमोरी लोकेशन, सपोज आपका हाथ है, ठीक है, सपोज आपका हाथ है एंड उसके अंदर आप एट अ टाइम, आपके पास एप्पल है, आपके पास गुआवा है, आपके पास बनाना है, ठीक है, तीनों भी फ्रूट्स में आप एट अ टाइम एक ही को अब
एक ही को रख पाओगे, एक ही को स्टोर कर पाओगे, ठीक है। तीनों भी एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो एट अ टाइम या तो आप एप्पल रखोगे या तो एट अ टाइम आपको गुआवा रखोगे या एट अ टाइम आप बनाना रखोगे। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। यही चीज आपकी मेमोरी के साथ भी हो रही है, इसीलिए 2 मेंबर्स की क्या हो रही है। अब इन दिस केस मैंने 3 रखे हैं ना, 3 डिक्लेयर करें, तो इस एट अ टाइम आपकी कोई ना कोई एक ही होगी, एंड वो कोई ना कोई कौन सी होती है जो लास्ट आप डिक्लेयर करते हो, जो लास्ट आप डिक्लेयर करते हो वही आपकी सेम होती है। और साइज का बारे में बात करें तो साइज ऑफ यूनियन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर, ठीक है। अब देखो यूनियंस कहां पर यूजफुल है, दीज आर यूजफुल इन सिचुएशन वेर यू नीड टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन सेम मेमोरी लोकेशन बट ओनली वन टाइप एट अ टाइम, ठीक है, वन टाइप एट अ टाइम। दे आर कॉमनली यूज्ड इन लो लेवल प्रोग्रामिंग सच एज इन सिस्टम्स प्रोग्रामिंग और फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल स्टैक्स, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो ही याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं और क्या चीज रह गई है। आई थिंक आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू क्लास ऑल्सो, है ना, क्लास भी एक्सप्लेन करने से रह गई है। क्लास, अच्छा ठीक है, क्लास इसके अंदर नहीं है, क्लास हमारी दूसरी पीपीटी के अंदर है, ये वाली फंडामेंटल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम सारी ये वाली चीजें सीखेंगे, सारी जो बेस्ड ऑन योर ऊप्स हैं अब, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो जो पहले मैंने पढ़ाया ये ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो डोंट टेक इट वेरी लाइटली। ये नेम स्पेस, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा मेंबर्स, मेथड्स, मैसेजेस, डेटा एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, दिस ऑल आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। I was trying to start in this video only, but now the time is very much over, okay, so we will do this in next video, okay, we will do this in next video. Abhi ke liye I hope you have understood this, and all of the tricks, tips and your cheat sheets and all of the things, and these notes also, these codes also, all will be uploaded on your SC Notes channel on Telegram. So for joining that, what is the condition? You have to fill the Google form which is there in description, and whatever process I have given you, you have to fulfill that, and then you have to give me the joining request in that private channel. I will accept once your payment is done, and on the spot people are getting the channel. So please go ahead and don't think very much, because your learning is important, ठीक है। And whoever is learned from me in first year also, they all know how my notes are, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पर भी ये जो सारे नोट्स है, पीपीटीज एंड ऑल, यू विल गेट ओवर देयर, एंड ऑल एक्स्ट्रा नोट्स यू विल गेट ओवर देयर, एंड स्पेशली एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो यू आर गेटिंग ओवर देयर। दीज ऑल चीट शीट्स एंड दिस ऑल थिंग्स नोबडी विल गो एंड गिव यू, ठीक है। सो प्लीज मेक यूज ऑफ दैट and share this channel with all of your friends, and if still you have not subscribed the channel, go and hit the subscribe button, and I'm waiting for you in this channel, SC Notes group channel, ठीक है। So please go and do whatever procedure I have told you. The form is there in description, and don't let your seat go, okay. Now that's all for the day. I'm not going to bore you more, but just I will tell you ki prepare and prepare best, okay. What I have explained you today, this, yes, enumeration, yahi PPT khuli hui hai, all these things, control statements and all, do these codes whatever I have given you and I have explained you, do this in your VS Code also, or whatever editor, code editor you have, maybe code blocks, maybe turbo C++, maybe anything, do in that, and जब तक आपका एरर रिजॉल्व नहीं होता जब तक यू हैव टू डू, ठीक है। समटाइम्स देखो विजुअल स्टूडियो कोड का भी एरर आ रहा है, तो वो कुछ आपके डेटा आपने नहीं ऐसा किया है, दैट टाइप ऑफ एरर इज कमिंग। एक बार कहीं ना कहीं स्पेस देके अब वापस से रन करने का ट्राई करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, एरर आपका चला जाएगा। अगर एक्चुअली एरर है तो वो नहीं जाएगा, वो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। So that's all for the day, and I will hope for your best, all the very best to all of you. If अगर आपके यूनिट टेस्ट वगैरह भी हैं, and this I will try to cover in part 3, okay. I'm not hurrying up, I'm not making one shots, because now in computer engineering you are there in your main department, okay, main department, and then you have to learn more, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो everyone syllabus was same, but in this year you have to focus and everything must be go perfect, ठीक है। So चलिए, I will not bore you anymore. Thanks for watching. Just hit the like button if you like the video. Thanks for watching. Bye.